हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टडी कर चुके हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टडी कर चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट आइटम थे जैसे प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। सो आज का अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का और वो टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जहाँ से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस को अरेंज करता है, वो सब कहाँ पर आता है? वो सब आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो जहाँ से लॉन्ग टर्म फाइनेंस कंपनी के पास आएगा वो क्या होगा? वो होगा एक प्लस आइटम। प्लस आइटम क्या शो करेगा? कैश इनफ्लो। और जहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस को रीपे करेगी, जैसे उसने लोन लिया हुआ था उसको रीपे करेगी, सो उससे जाएगा कैश बाहर, सो वो क्या होगा? नेगेटिव आइटम। सो आज की वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है जैसे आपने इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, उनको रिडीम किया, डिबेंचर इशू किए, उनकी रिडम्पशन करी, लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से, आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे करी। सो ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ पर आती हैं? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या फॉर्मेट होता है ये मैंने आपको वीडियो नंबर 1 जब मैंने कैश फ्लो शुरू कराया था, मैंने वहाँ पे एक डिटेल फॉर्मेट बताया था पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो मैं ये आपको वहाँ पर बता चुका हूँ। सो अब हम इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जामिनर आपको, आज हम वो करेंगे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें 2 साल का डाटा दिया हुआ है। उसमें दिया उसने हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14%, डिबेंचर्स, और इसके अलावा उसने हमें 8 एडजस्टमेंट दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में डिटेल में बताया था। सो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। उसने हमें दिया क्या है कि 2017 के एंड में हमारे पास 6 लाख के इक्विटी शेयर थे और 2018 में आकर ये 8 लाख के हो चुके हैं। मतलब कि साल के शुरुआत में आपके पास कितने थे? 6 लाख के। साल के एंड में कितने आपकी कंपनी के पास इक्विटी शेयर? 8 लाख के। 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कि उसने 2 लाख के एडिशनल शेयर इशू किए होंगे। सो जो 2 लाख के एडिशनल शेयर इशू किए उस पर आपको क्या मिला होगा? कैश आया होगा आपके पास बिजनेस में। सो उसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर से हमें मिला कितना है? इक्विटी शेयर हमने 2 लाख के इस साल में इशू किए हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 लाख। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कुछ प्रेफरेंस वो मतलब प्रीमियम का भी दे रखा है ट्रीटमेंट और कुछ अंडरराइटिंग कमीशन भी दे रखी है। तो हम उसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं या आप इसको 2 लाख को डायरेक्टली लिख सकते हो और उसको आप अलग आइटम बनाकर लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। सो उसने हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 दे रखी है जिसमें उसने दिया हमें कि हमने इक्विटी शेयर जो इशू किए 2 लाख के, इस पर हमने कमीशन कितनी पे करी? 10,000। सो जब हमने कमीशन पे करी होगी बिजनेस से कैश बाहर गए होगा और कमीशन किस पे करी? शेयर्स पे। सो ये शेयर्स का एक्सपेंस है। सो उसको भी हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो 10,000 हम क्या करेंगे? लेस करेंगे क्योंकि इससे बिजनेस से कैश बाहर गया होगा। और उसके अलावा उसने हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि जो हमने इक्विटी शेयर इशू किए वो 15% प्रीमियम पे। अब हमने कितने के इक्विटी शेयर इशू किए? हमने इशू किए हैं 2 लाख के। अब 2 लाख पे हमने 15% प्रीमियम कलेक्ट किया। सो 15% कितना बना इसका? 30,000। सो 30,000 बिजनेस के पास एडिशनल पैसा आया होगा। सो टोटल इक्विटी शेयर से कितना आया? 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू थी, 30,000 प्रीमियम था, 10,000 हमने कमीशन पे करी। सो बिजनेस के पास इनफ्लो कितना आया? हमारे बिजनेस के पास इनफ्लो आया होगा 2,20,000। सो ये थी इक्विटी शेयर की ट्रीटमेंट। अब उसने दिया हमें 12% प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर साल के शुरुआत में कितने थे? 2 लाख। साल के एंड में कितने हो गए? 0। और उसने हमें दे क्या रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं वो हमने 5% प्रीमियम पे किए हैं। हमने प्रेफरेंस शेयर कितने के रिडीम किए? हमने रिडीम किए 2 लाख के, क्योंकि साल के शुरू में हमारे पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, साल के एंड में आकर वो 0 हो चुके हैं। मतलब कि हमने उनको रीपेमेंट कर दी होगी तभी वो 0 हुए। और ये जो 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू थी इस पर हमने प्रीमियम कितना पे किया? इस पर हमने प्रीमियम पे किया 5%। सो 2 लाख का 5% कितना आएगा? ये आएगा आपका 10,000।
सो आपने जो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, आपने उनको कितने की पेमेंट करी, 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू, 10,000 का प्रीमियम, तो आपने पेमेंट करी है 2,10,000 की। सो इससे क्या गया होगा, आउटफ्लो। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन कितने की, 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू थी। और प्रीमियम कितना पे किया आपने, प्रीमियम पे किया आपने 10,000। सो आपके बिजनेस से बाहर कितना गया, 2 लाख ये, 10,000 ये। सो आपके बिजनेस से बाहर गया है 2,10,000। सो ये क्या करेंगे हम, ये करेंगे माइनस, क्योंकि इससे आउटफ्लो हुआ। अब उसने हमें नेक्स्ट आइटम दिया है 14% डिबेंचर, जो कि साल के शुरुआत में 0 थे, साल के एंड में कितने हो चुके हैं, साल के एंड में हो चुकी हैं 1 लाख। और उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है कि जो हमने डिबेंचर इशू किए वो हमने 1% डिस्काउंट पे इशू किए। 1% डिस्काउंट कितना, मतलब कि जो आपके 1 लाख के डिबेंचर थे आपने उन पे 1% डिस्काउंट दिया। सो बिजनेस के पास कैश कितना आया होगा, बिजनेस के पास कैश आया होगा 99,000। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स। और डिबेंचर से हमारे पास पैसा कितना आया, 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू थी, क्योंकि बुक्स में तो हम नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, बट क्योंकि कैश फ्लो में हमें कैश देखना है। सो कैश तो हमने, क्योंकि उनको 1,000 का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, कैश तो अपने पास कितना आया होगा, कैश आया होगा अपने पास 99,000। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 99,000। उसके बाद उसने हमें दे रखी है फोर्थ एडजस्टमेंट कि हमने डिविडेंड पे किया है किस पर, प्रेफरेंस शेयर पर, और कितना पे किया है 24,000। सो डिविडेंड पेड किसका आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सो फोर्थ आइटम हम यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पे कितना किया 24,000। सो इससे बिजनेस से बाहर कैश गए होगा, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद उसने हमें दिया कि जो डिबेंचर्स हैं उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, और हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया 14,000। सो 14,000 को हम डिडक्ट करेंगे। सो यहाँ पर लिखूँगा मैं इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, इंटरेस्ट हमने पे किया 14,000। सो ये 14,000 हम डिडक्ट करेंगे। और उसके बाद उसने अंडर राइटिंग कमीशन की दे रखी है, वो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं यहाँ पर। अब हमारा लास्ट ट्रीटमेंट क्या बचा है, प्रपोज डिविडेंड। उसने हमें 2017 का दे रखा है और 2018 का। सो जो 2017 में एंडिंग में प्रपोज हुआ वो 2018 में हमने आकर पे कर दिया होगा, और जो 2018 के एंड में डिक्लेयर हुआ वो हमने 2019 में पे किया, क्योंकि हम 2018 के लिए कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसलिए जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, उसको हम क्या मानेंगे कि ये हमने पे कर दिया। सो हम लेस क्या करेंगे 90,000, और जो 1,20,000 है उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, डिविडेंड पेड। और ये डिविडेंड किस पे हुआ, ये डिविडेंड आपका पे हुआ है इक्विटी शेयर्स पे। सो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं इक्विटी लिख देता हूँ। और ये जो डिविडेंड था ये किस पे था, ये था आपका प्रेफरेंस शेयर पे। और इक्विटी शेयर पे कितना पे हुआ है, इक्विटी शेयर पे हुआ है 90,000। सो 90,000 हम यहाँ पर लेस करेंगे। हमने सारे के सारे आइटम्स की अब ट्रीटमेंट कर ली, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। सो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट कैश या तो यूज़ हुआ या इनफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। सो अब आपको ये सब ऐड करना है, और जो माइनस आइटम है इसमें से वो लेस करने हैं। सो जो अपना नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -19,000। सो -19,000 क्या शो कर रहा है कि हमने कैश यूज़ किया है कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, इससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने कितना कैश यूज़ किया। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं। अब आपको 1-2 आइटम स्पेशल होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के, मैं आपको वो भी करा देता हूँ। नंबर 1 आइटम क्या दे सकते हो आपको, बोनस शेयर, कि जो आपकी कंपनी है उसने बोनस शेयर्स इशू किए। अब बोनस शेयर्स के होते हैं, बोनस शेयर कंपनी तब इशू करती है जब कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट हो, मतलब कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के पास उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं। सो कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या इशू करती है, बोनस शेयर इशू करती है। किनको, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको फ्री में शेयर इशू होते हैं, मतलब कि वो उसके लिए एक भी पैसा नहीं पे करते। और जो ये बोनस शेयर हैं ये इशू किस में से होते हैं, ये इशू होते हैं आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से। और दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है, जो उसके पास एक्यूमुलेटेड सरप्लस का बैलेंस हो।
सो अगर कंपनी के पास ये एक्सेस में पड़ा हुआ है तो कंपनी क्या करती है, इसको यूटिलाइज़ करने के लिए इनको बोनस शेयर इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और कैसे इशू करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे बिजनेस के पास एक भी रुपया नहीं आएगा। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोनस शेयर दे दे तो बोनस शेयर का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी किससे इशू करती है, CRR, SPR और सरप्लस से। कंपनी एक भी रुपया चार्ज नहीं करती बोनस शेयर के लिए। सो बोनस शेयर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना ही ऑपरेटिंग में, ना ही फाइनेंसिंग में, और ना ही इन्वेस्टिंग में। और उसके बाद वो आपको दूसरा आइटम क्या दे सकता है, वो आपको एक आइटम दे सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो आपको दे सकते हैं जैसे कि आपने कोई मशीन परचेज़ करी, सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, उसने मशीनरी परचेज़ करी, वो लगा लो 1 लाख की, और आपने 1 लाख की पेमेंट न कर उसे क्या इशू कर दी, आपने उसे इशू कर दी इक्विटी शेयर्स। मतलब कि आपने मशीनरी परचेज़ करी किसी कंपनी से और उसको कैश में पेमेंट ना कर आपने उसे इक्विटी शेयर इशू कर दिए। सो अब जो आपने इक्विटी शेयर इशू किए, इससे बिजनेस के पास क्या आई, मशीनरी, और बिजनेस से बाहर गए क्या, इक्विटी शेयर। मतलब कि कैश का तो कुछ नहीं ना ट्रीटमेंट हुआ। सो ना हम इसको इन्वेस्टिंग में कंसीडर करेंगे, ना हम इसको फाइनेंसिंग में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे कैश पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि जब आपने जर्नल एंट्री करी होगी, आपने जर्नल एंट्री क्या करी होगी, आपने जर्नल एंट्री करी होगी मशीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ इस जर्नल एंट्री में कैश में कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। सो इस वजह से हम इस जो ये एंट्री है कि जब हमने मशीनरी परचेज़ करी और पेमेंट करने के बजाय हमने उसे इक्विटी शेयर दे दिए, सो इससे कैश का कुछ आउटफ्लो नहीं हुआ, ना ही कुछ इनफ्लो हुआ। सो मशीन को ना तो आप इन्वेस्टिंग में शो करोगे आउटफ्लो, क्योंकि मशीन के लिए हमने पेमेंट नहीं करी, और जो इक्विटी शेयर हमने इशू किए वो हमने मशीन के लिए इशू किए, हमारे पास कोई कैश आया नहीं। सो हम इसको फाइनेंसिंग में शो भी नहीं करेंगे। सो इस टाइप के कुछ स्पेशल आइटम होते हैं जो आपको कंसीडर करने, क्योंकि एग्जामिनर ये 2 आइटम आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार दे देते हैं। सो ये दोनों आइटम आपको पता होने चाहिए कि इनका काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल आइटम बताना चाहता हूँ। ऑल्दो मैं आपको ये काफ़ी बार बता चुका हूँ, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। जो एग्ज़ामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 टाइप के सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब आपको पता है कि शुरू में हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो हम ये कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने से पहले। सो जो आपका एग्जामिनर है वो आपको 2 टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपको सिंपली दे सकता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, और दूसरा वो क्या दे सकता है आपको, सरप्लस का बैलेंस। सो दोनों सिचुएशन डिफ़र है। अब ये डिफ़र कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो उसमें सबसे पहले आते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद हम क्या करते हैं, सपोज करो ये एक्स आ गया, इसके बाद हम इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, और जब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं तब अपना क्या आ जाता है, तब अपना आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जो आपका एग्जामिनर है अगर उसने आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर उसने आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखे हैं, तो आपने अब तक सिर्फ क्या लेस किया है, टैक्स लेस किया है। सो आपको सिर्फ टैक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है वो इसके बाद होती हैं। और वो कैसे होती हैं, जब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है इसके बाद हम इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या करते हैं हम इसमें से, जैसे कि हम इसमें से डिविडेंड पे करेंगे। डिविडेंड आपका दोनों हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है। और इसके अलावा फिर हम इसमें से क्या पे करेंगे, इसमें से हम पे करेंगे, जैसे हम कुछ रिज़र्व वगैरह में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फिर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद जो आपकी बैलेंसिंग फिगर बचती है ये 2 माइनस करने के बाद, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका सरप्लस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है, जो एग्जामिनर आपको देगा या तो नॉर्मल ये प्रॉफिट दे सकते हैं या ये प्रॉफिट दे सकता है। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। सो यहाँ तक आपने किसकी एडजस्टमेंट करी, सिर्फ टैक्स की।
सो इसलिए आपको सिर्फ टैक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आपने जो प्रोविज़न बना रखा होगा वो ऐड करना पड़ेगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने लेस कर रखा है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट अगर वो आपको क्वेश्चन में दे दे क्या सरप्लस, मतलब कि उसने कौन सी फिगर दे दी, ये फिगर दे दी, सो अब तक आप टैक्स का ट्रीटमेंट भी कर चुके हो, डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी कर चुके हो और रिजर्व का ट्रीटमेंट भी कर चुके हो। सो सरप्लस के केस में आपको टैक्स का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको रिजर्व्स की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो इसलिए जब वो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देता है तब आपको उसमें जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए होंगे उसने आपको, इसमें आपको प्रोविज़न ऐड करना पड़ेगा और जो रिफंड वगैरह है वो आपको लेस करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब उसने दे दिया आपको सरप्लस, तो सरप्लस तक आने के लिए आपने सारे के सारे आइटम्स एडजस्ट कर दिए, क्योंकि आप सारे आइटम्स एडजस्ट कर चुके हैं जैसे डिविडेंड, रिजर्व। सो आपको इनका इफ़ेक्ट रिमूव करना है। सो इफ़ेक्ट रिमूव कैसे करोगे, जो आपने डिविडेंड पे कर दिया होगा, कहाँ पर शो होना था, फाइनेंसिंग में, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग, इसलिए इसको ऐड करेंगे। रिजर्व में जब हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उससे बिजनेस से बाहर एक भी रुपया नहीं जाता, वो सारा का सारा बिजनेस में ही रिटेन रहता है, सो इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। इसके अलावा जो आपने टैक्स पे कर दिया वो ऐड करोगे, प्रोविज़न वगैरह, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप एडजस्ट कर चुके हो वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। जो प्लस कर चुके हो उससे माइनस करोगे, जो माइनस कर चुके हो उसे प्लस करोगे, और फिर आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो अब तक आपको दोनों में जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी कि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होता है तब आप सिर्फ अकेले टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एडजस्टमेंट क्यों करते हो, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है उसने आपको, और यहाँ तक सिर्फ आप टैक्स ही एडजस्ट कर चुके हो, सो इसलिए आपको सिर्फ टैक्स ही सेट करना पड़ता है। और सरप्लस जब वो आपको क्वेश्चन में दे देता है, सरप्लस दे सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस दे सकता है, सो उस सिचुएशन में आप डिविडेंड भी माइनस कर चुके हो, रिजर्व भी माइनस कर चुके हो, टैक्स भी माइनस कर चुके हो, सो आपको 3 तो ये आइटम हो गए और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपको इन सब की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको दोनों में से कोई भी दे सकता है। सो अब हम इसका एक डिटेल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके जो डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं 6 मार्क्स के CBSE में, और शायद 4 मार्क्स के आते हैं HBSE में, तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि आप उन बिग क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। अब हम अपना एक डिटेल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और हमें बैलेंस शीट दे रखी है ऑनेस्टी लिमिटेड की, और हमें उसने कंप्लीट बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं, और उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। 2 एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे थी, वो इसलिए मैंने यहीं पर लिख दी ताकि आपको एक ही पेज में आपको डिटेल क्वेश्चन मिल जाए। और हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी आता है अब। सो सबसे पहले हम कैश फ्लो में क्या कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो ये आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आप पहले किसका कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर आते हैं रुपीज़, और यहाँ पर भी क्या आता है, रुपीज़। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, हमें प्रिपेयर करना पड़ता है वर्किंग नोट, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होती है वो हम वर्किंग नोट में शो करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 मैं नेक्स्ट पेज पे प्रिपेयर करूँगा। नोट नंबर 1 हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसने हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख 2017 का, 4 लाख है 2016 का। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, अपना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नोट नंबर 1। सो यहाँ पर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, जब आप 5 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे सो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट आ जाएंगे। सो ये कितने आ चुके हैं आपके, ये आ चुके हैं आपके 1 लाख। और उसके बाद हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, जो हमने टैक्स वगैरह पे किया, और उसने हमें ये क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस।
और इसके बाद हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे जो हमने टैक्स पे किया है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड वगैरह की इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, क्योंकि उसने हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट होती है, टैक्स की। अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिविडेंड वगैरह भी दे देता तब आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं करते, जब तक वो आपको ये ना लिख दे कि जो डिविडेंड वगैरह है या जो रिजर्व वगैरह है उसका वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कर चुका है, मतलब वो माइनस कर चुका है, तब तक आपको वो ऐड नहीं करने। सो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। सो टैक्स का प्रोविज़न इस साल हमने कितना प्रिपेयर किया, उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट रफली मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर लेता हूँ। उसने हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, उसने हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 30,000। सो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ब्रोट डाउन होता है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, उसने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें 60,000। सो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन हो जाएगा कितना, 60,000। और उसके बाद उसने हमें न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है, उसने हमें दे रखा है कि हमने टैक्स पे किया है, कितना किया है, हमने टैक्स पे किया है 20,000। सो जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैंक, और अमाउंट कितना आया, अमाउंट है 20,000। ये कितना हो चुका है अपना 80,000। अब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और कितनी आएगी 50,000। ये क्या आता है, ये आती है आपकी प्रोविज़न मेड। और प्रोविज़न मेड को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये बैलेंसिंग फिगर आई, यहाँ पर आ गया आपका 80,000। सो ये बैलेंस हो चुका है। आपने प्रोविज़न कितना बनाया इस साल, 50,000। सो 50,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और टैक्स कितना पे किया आपने, 20,000। सो जो 20,000 आपने टैक्स पे किया उसको हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे एंड में जाकर क्या करेंगे, सबसे एंड में जाकर हम उसको लेस करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स, और अमाउंट कितना आया, अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 50,000। सो 50,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितने आ गए, 1,50,000। क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है कुछ, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो जो ये फिगर हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये कितना आ गया, ये आ चुका है अपना 1,50,000। सो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, क्योंकि नॉन कैश आइटम से कुछ भी कैश बाहर नहीं जाता इसलिए हम उसको एडजस्ट करते हैं। और नॉन कैश आइटम्स उसने दे क्या रखे हमें, उसने पहला आइटम हमें दे रखा है, जैसे कि एक तो उसने दे रखे है टेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके अलावा उसने हमें दे रखा है इंटेंजिबल एसेट गुडविल, उसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000, मतलब कि 60,000 की हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी होगी। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड के आइटम लिख देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, गुडविल रिटर्न ऑफ। और गुडविल हमने कितने की राइट ऑफ करी है, गुडविल राइट ऑफ करी है हमने 60,000। सो 60,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब उसके बाद उसने हमें जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं टेंजिबल एसेट्स, इसलिए मशीनरी का हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करने के लिए कि कितने की परचेज़ हुई, कितने की सेल हुई। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर मैं एक रफली फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ अभी के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है उसने हमें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसने हमें 10,000। सो 10,000 यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है वो यहाँ पर कैरिड डाउन हो जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है उसने हमें दे रखा है 17,60,000। सो उसको हम यहाँ पर कैरिड डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना 17,60,000। और क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखी है
सो हमें दूसरा अकाउंट किसका प्रिपेयर करना पड़ेगा? सो सेकंड अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है? 1 लाख। सो ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पर ब्रोड डाउन कर देंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख। सो 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 160। सो उसको हम यहाँ पर कैरी डाउन कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट दे रखा है उसने हमें 1,60,000। उसके बाद उसने हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हमारे पास एक पार्ट ऑफ मशीन था जिसकी कॉस्ट थी 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है उस पर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000, और हमने उसे बेचा कितने में? हमने उसे बेचा है 18,000 में। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है हमारे पास 50,000, और जब से हमने वो मशीन परचेज़ करी उससे लेकर आज तक उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है? 20,000। सो उसकी वैल्यू कितनी बची? वैल्यू बची है उसकी 30,000, और हमने उसे बेचा कितने में? हमने उसे बेचा है 18,000 में। सो हमने उसे बेच दिया यहाँ पर 18,000 में। सो हमें लॉस कितने को हुआ? कोई चीज़ 30,000 की थी इस टाइम आपके पास, आपने उसको 18,000 में निकाल दिया। सो आपको लॉस हुआ है 12,000। सो ये लॉस हम कहाँ पर ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अभी के लिए उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 20,000। सो ये हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी मशीनरी अकाउंट में। सो जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मैं आपको जर्नल एंट्रीज ऑल दो पहले बता चुका हूँ। सो आपको जर्नल एंट्री सिंपली इन 2 अकाउंट में पोस्ट करनी है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, जो उस मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट में। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 20,000। सो ये टोटल कितना हो जाएगा? इस तरफ टोटल हो जाएगा आपका 1,80,000, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर क्रेडिट साइड वो क्या होगी? आपकी डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये क्या आपकी? ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर कितनी आई आपकी? 60,000। 160 को ऐड करके 180, इसमें से आप 1 लाख माइनस करोगे। सो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 80,000, और ये भी कितना आ गया? 1,80,000। और ये किसका अकाउंट था? ये था आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें प्लांट एंड मशीनरी प्रिपेयर करना है। अब जो ये यहाँ से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, ये हमने ट्रांसफ़र कहाँ पे करी? ये हमने ट्रांसफ़र करी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपका 20,000। उसके बाद हमें लॉस भी हुआ। सो लॉस को हम कहाँ पे शो करते हैं? यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल, और लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है हमें 12,000 का, और हमने मशीन बेची कितने में है? मशीन हमने बेची 18,000 में। सो सेल हम कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, और सेल कितने की हुई? सेल हुई है हमारी 18,000 की। सो जो ये सेल है इसको हम कहाँ पर शो करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और यहाँ का टोटल कितना आ गया? ये टोटल आ गया आपका 18,10,000, और इस तरफ आपका टोटल कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पर 10 लाख है, सो आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कैरी डाउन करनी पड़ेगी। सो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? परचेज़। सो यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, और ये क्या आपकी? ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट कितना आएगा? ये आएगा आपका 8,10,000। सो 8,10,000 को आप क्या कंसीडर करोगे? 8,10,000 को आप कंसीडर करोगे परचेजेज़, और सेल कितने की? 18,000 की। डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 80,000, और लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ है आपको 12,000। सो अब ये आइटम्स हमें कैश फ्लो में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सो कैश फ्लो में हम इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का हमने वर्किंग नोट बनाया, और वर्किंग नोट क्या है? वो वर्किंग नोट नंबर 2 या वर्किंग नोट नंबर 3 जो आपके बुक में जो आपने अपनी कॉपी में शो की होगा वो आप देख सकते हो। अगर आपने दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे बनाया, अगर फर्स्ट नंबर वर्किंग नोट है डेप्रिसिएशन का तो फर्स्ट नंबर आएगा, सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर आएगा। सो डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन आई हमारी 80,000। सो 80,000 हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। उसके बाद लॉस कितना आया? लॉस ऑन सेल आया था अपना 12,000। सो लॉस ऑन सेल किस पे हुआ था? हमें जो मशीन हमने बेची थी, और उसका लॉस कितना हुआ था हमें? 12,000। सो लॉस भी हमें ऐड करना पड़ेगा।
उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स पे कितना 50,000। अब जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया वो शो कहाँ पर होना था, फाइनेंसिंग में, इसलिए हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा आपने इसको माइनस कर दिया होगा। सो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड का अमाउंट कितना है, ये आया, उसने दे रखा है हमें 50,000। सो ये सब हम एडजस्ट कर चुके हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। इसके बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग कोई आइटम नहीं बचा जो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखो। सो इन सब का टोटल कितना आया, ये सब आया आपका 3,52,000। सो ये कौन से प्रॉफिट आया हमारे, ये प्रॉफिट आया हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंसीडर करने हैं, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में उसने हमें दे क्या रखा है, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो हम एडजस्ट कर चुके हैं क्योंकि वो हम वर्किंग कैपिटल में कंसीडर नहीं करते। सो ट्रेड पेबल में उसने हमें दे क्या रखा है, 60,000 के क्रेडिटर्स थे जो वो बढ़कर कितने हो गए, 1,00,000। सो इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी को हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड, और ऐड में हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज़ हुए, ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज़ हुए हैं 40,000 के। सो 40,000 को हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो उसने रेस्ट ऑफ आइटम दे रखे हैं, जैसे कि इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ हुई, ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज़ हुए। सो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को हम लेस करते हैं क्योंकि इसमें आपका कैश ब्लॉक हो गया होगा, इसलिए हमें वो लेस करना पड़ेगा। सो ये कितना आया आपका, ये आया आपका 3,92,000। सो अब हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से जो इंक्रीज़ हुए अपने करंट एसेट्स वो हमें लेस करने पड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेस इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, क्योंकि एक तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई और दूसरा हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ, ट्रेड रिसीवेबल। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज़ हुए, इन्वेंट्री 50,000 से, ट्रेड रिसीवेबल 2,00,000 से। सो यहाँ पर आ जाएगा 50,000, यहाँ पर आ जाएगा 2,00,000। सो हमें ये क्या करने हैं, ये हमें माइनस करने हैं। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, जब आप इसमें से 250 लेस कर दोगे ये बचेगा आपका 1,42,000। और ये क्या आया आपका, ये आया आपका कैश फ्लो बिफोर टैक्स। सो अब हमें क्या करना है, टैक्स जो हमने पे किया वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। सो हमने टैक्स कितना पे किया, टैक्स हमने पे किया है 20,000। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस टैक्स पेड, और टैक्स कितना पे किया, 20,000। सो जब हम 20,000 लेस कर देंगे, सो अपनी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी अपनी 1,22,000। सो जो ये 1,22,000 है ये क्या आया अपना, ये आया अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो जो 122 आया इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कैरी डाउन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे, और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है वो मैं नेक्स्ट पेज पे प्रिपेयर करूँगा। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने प्रिपेयर कर ली, अब हम प्रिपेयर करेंगे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। सबसे पहले जो बैलेंस आया वो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और अमाउंट कितना आया अपना, अमाउंट आया था अपना 1,22,000। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1,22,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सो दूसरा अपना बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना है, उसने हमें दे रखा था, जो हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर करे थे किसके, प्लांट एंड मशीनरी के, वहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी कि हमने सेल कितने की करी, परचेज़ कितने करी। सो हमने सेल कितने करी थी, सेल हमने करी थी 18,000 की, और परचेज़ करी है हमने कितने की, 8,10,000 की। और इसके अलावा और कोई भी एसेट नहीं है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो हमने, जिसकी हमने सेल करी हो या परचेज़ करी हो, और कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह उसने हमें दे नहीं रखी। सो सिर्फ इसके दो ही आइटम है, पहला आइटम क्या है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा आइटम क्या है जो हमने परचेज़ करी है, परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीन। सेल कितने करी हमने, सेल करी हमने 18,000 की,
परचेज़ कितने करी हमने, परचेज़ करी है 8,10,000 की। सो इन दोनों से हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, कैश यूज़ हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो जो अपना सोल्व करने के बाद इनको करेंगे वो क्या आएगा अपना, वो आएगा अपना 7,92,000। ये क्या आई, नेगेटिव फिगर। नेगेटिव फिगर का मतलब हमने कैश यूज़ किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी सोल्व कर ली। अब इसका जो अमाउंट आया वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7,92,000। ये क्या आई, ये आई आपकी नेगेटिव फिगर। अब उसके बाद बची है सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आया, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल थी पिछले साल की 10 लाख, वो हो चुकी है 14 लाख। सो हमने 4 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। और इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स थे जो कि 1,40 से बढ़कर हो चुके हैं 5 लाख। सो हमने एडिशनल कितने के डिबेंचर इशू किए, हमने एडिशनल इशू किए हैं 3,60,000 के। सो हमें ये दोनों आइटम कंसीडर करने पड़ेंगे अब। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जो आपने इक्विटी शेयर इशू किए उसके पास आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। और कितना आया, कैश आया आपके पास इक्विटी शेयर से आया 4 लाख। और डिबेंचर्स जो आपने इशू किए फिर वो लिखूँगा मैं यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से आपके पास कितना कैश आया, आपके पास आया है 3,60,000। अब उसके बाद आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया। सो उससे आपका कैश बाहर गया होगा। सो इंटरेस्ट पेड को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव आइटम। सो यहाँ पर लिखूँगा मैं इंटरेस्ट पेड। और आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पर 50,000। सो 50,000 क्या है, एक नेगेटिव आइटम, इसलिए इससे आउटफ्लो हुआ। उसके बाद उसने हमें डिविडेंड वगैरह का कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, बस उसने एक हमें दे क्या रखे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है। वो पिछले साल 30,000 था, मतलब ओपनिंग बैलेंस आपका 30,000 था, क्लोजिंग बैलेंस आपका 20,000, मतलब 10,000 की आपने रीपेमेंट कर दी होगी बैंक ओवरड्राफ्ट की। सो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, आप उसको आउटफ्लो कंसीडर करोगे। सो यहाँ पर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और आपने ये क्या किया, आपने ये रीपे किया है। और उससे पैसा कितना गया बाहर, पैसा गया आपका 10,000। सो 10,000 को आप नेगेटिव लिखोगे। अब जो सारे आइटम हम इन फाइनेंसिंग के लिख चुके हैं, अब हमें इसको प्लस माइनस करना है। और हमारा इनफ्लो कितना आया, अपना इनफ्लो आया है 7 लाख। सो जो ये 7 लाख आया इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और आपका कैश फ्लो कितना आया, आपका आया है 7 लाख। अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से इनफ्लो आया, ये तीनों अब हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों को आपस में ऐड करने के बाद आपकी फिगर क्या आ रही है, आपकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 30,000, इसलिए यहाँ पर इंक्रीज़ आया। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती तब यहाँ पर आता डिक्रीज़। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे। अगर ये दोनों ऐड होकर आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाते हैं, मतलब कि आपने जो सारा क्वेश्चन किया वो आपने सही किया, आपने हर एक एडजस्टमेंट सही से करी है। अगर आपकी ये फिगर मैच नहीं होती, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक करी है। सो अब हम यहाँ पर ऐड क्या कर देते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने दे रखे उसने हमें 60,000। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैश इन ओपनिंग, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस। ये कितना दे रखा है उसने हमें 60,000। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया अपना 90,000। और उसने हमें न्यूमेरिकल में भी कितना दिया हुआ है 90,000। मतलब कि जो हमने सारी एडजस्टमेंट करी हैं वो हमने बिल्कुल सही करी, मतलब कि हमने एक भी मिस्टेक नहीं करी। सो यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। सो ये हमने प्रिपेयर किया कैश फ्लो। अब आप देख सकते हो अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश फ्लो का,
अपना ओपनिंग बैलेंस था 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस था अपना 90,000। मतलब कि साल के शुरुआत में हमारे पास 60,000 कैश था, साल के एंड में हमारे पास 90,000 कैश था। पूरे साल में कितना इंक्रीज़ हुआ, पूरे साल में इंक्रीज़ हुआ 30,000। अब ये 30,000 कैसे इंक्रीज़ हुआ, ये हमने कैश फ्लो में दिखाया। कैश फ्लो में हमने कैसे दिखाया कि ऑपरेटिंग से इतना आया, इन्वेस्टिंग में इतना गया और फाइनेंसिंग से इतना आया। मतलब ओवरऑल तीनों एक्टिविटी को एडजस्ट करने से हमारे पास कैश फ्लो आया कितना, 30,000। सो ये 30,000 हमने दिखाया कैश फ्लो में, इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो। इस 30,000 के लिए हमने ये पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर किया है कैश फ्लो का। सो ये था लॉजिक कैश फ्लो प्रिपेयर करने का। सो आज मैंने इसका डिटेल क्वेश्चन भी करा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और कैश फ्लो के मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन भी कराए, ऑपरेटिंग के भी, फाइनेंसिंग के भी, इन्वेस्टिंग के भी, और जो इम्पोर्टेंट आइटम्स थे आपके मैंने वो भी करा दिए। बस अब आपका टास्क है, आप जो बड़े क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इंडिविजुअल सारे करा दिए, अब आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन में करने हैं। सो अब आप खुद प्रैक्टिस करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है सो आप वो सिंपली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।